नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। हमारी मुहिम में लगातार आपने देखा कि किस तरह से हम कुमाऊं से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के आते हैं और कभी हमारे साथ कलाकार जुड़े होते हैं तो कभी राजनेता। तो राजनेताओं से तो हम अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे जनपद अल्मोड़ा संस्कृति के नाम पे हमेशा गिना जाता है और कहा जाता है कि अगर विद्वानों का नाम आएगा तो अल्मोड़े का जिक्र जरूर आएगा। तो ऐसे ही अल्मोड़ा जनपद के नौला गांव में एक ऐसे व्यक्ति जन्मे 6 जून 1939 को, जिनका नाम है, आप जानते भी होंगे, पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो आज हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें जानेंगे कि एक पद्मश्री बनने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं मठपाल जी से। मठपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मठपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पद्मश्री को लेकर के तो कई सारी बातें होती हैं और कई जगह आपको लोगों ने पूछा होगा और आपने जवाब भी दिया। मैं आज बेसिक आपसे जानना चाहूंगा कि जिस जगह आप जन्मे, तो जन्म लेने के बाद आपके मन में कहां से एक ख्याल आया कि आपको जो है पुरातत्व की चीजें, कला की चीजें, इन चीजों के पीछे जाना चाहिए? देखो, उसमें परंपरागत परिवार से रहा हूँ। हमारे ताऊ जी ज्योतिषी थे, तो शुरू में मैं उनको मदद करता था। शादी ब्याह में जाते थे, कहीं ज्योति पट्टा बनाना है, कहीं और चीज़ें बनानी है, जन्मपत्री बनानी है। तो मेरी शुरुआत तो उससे हुई कि मैंने उनको मदद करी उस चीज़ में। वो जन्मपत्री में लेखा जोखा खुद करते थे और सजावट के लिए मुझे देते थे। तो मेरा राशि का नाम वैसे वो जैकिसन बोलते थे मुझे। तो शुरुआत वहाँ हुई और मैं कई घरों में गया, जो खासकर जन्माष्टमी इसमें जो ज्योति पट बनाने के लिए। और उसके बाद जब मैं विद्यालय में प्राइमरी में था, तो मुझे याद है कि कक्षा 3 में मैंने पहली बार विद्यालय की दीवारों पर चित्र बनाए थे, वहाँ के प्राइमरी नौला के इसमें। और उसके बाद फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में मानिला में था या हाई स्कूल में रानीखेत में था और इंटर में कानपुर में पहुंच गया था सनातन धर्म कॉलेज में, तो ये शिक्षा के साथ मेरा ये व्यसन ऐसा हो गया कि मैं परीक्षा के दिनों में भी छिप छिप करके चित्र बनाता था। अभी दिन में परीक्षा देनी है, लेकिन मैं किताब खोल करके भी। तो फिर उसमें ये हुआ कि जब मैंने इंटरमीडिएट किया कानपुर से, तो वहाँ उन्होंने एक कला गुरु थे टंडन जी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा बहुत अच्छे हैं, मेरे करीब 50 में 48 नंबर आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज चले जाओ, और एक मुझे पेस्टल रंग का डिब्बा दिया था। तो उससे मुझे प्रेरणा हुई। फिर मैं लखनऊ में मैंने 5 साल का फाइन आर्ट का डिप्लोमा किया। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति कुछ तो ख़राब थी। दूसरा ये था कि पिताजी पक्के गांधीवादी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्होंने हमें किसी प्रकार से, जैसे गांधी जी का सिद्धांत रहा अपने बच्चों के प्रति कुछ नहीं करना, उन्होंने कहीं पर भी इस बारे में मदद नहीं करी। तो लखनऊ 5 साल का मेरा बहुत ही कष्टमय जीवन रहा। 5 साल मैं रात को बाज़ार में काम करता था और दिन में कला विद्यालय जाता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे तीसरे साल में मुझे बनारस से गोल्ड मेडल मिला। उसमें का यूपी का फर्स्ट वो था, तो वो हो गया। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि हम जो चित्र बनाते हैं, क्या वो कुछ धनी लोगों के घरों को सजाने के लिए हैं, या उसका कोई राजनीतिक से हट करके उसका कोई पूरे देश के संदर्भ में कोई अर्थ है उसमें। तो इसके लिए मैं अजंता भी गया कि मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो उसमें फिर चीन का युद्ध हो गया था सन 62 में, तो वो अजंता वाली पोस्ट वो नहीं हो पाई थी। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं कि कला के उसमें मुझे आगे ही बढ़ना है। और कई सारे मैंने लोक कला से तो मेरा संबंध था ही, लेकिन अब लखनऊ कला विद्यालय से मुझे एक दीक्षित कलाकार के रूप में मेरी वो हो गई थी। और मुझे मेरा रोग बढ़ गया था, क्योंकि रोज़ मैं चित्र बनाता था। और उसका नतीजा यह रहा कि रोग इस तरह पहुंच गया कि आज मैं 85 साल का हो गया हूं, लेकिन कल भी मैं चित्र बना रहा था। और आज मैंने अपना ज़्यादा समय बच्चों को दिया, इसलिए क्योंकि उनमें जिज्ञासा जगाने के लिए। तो जब कला के प्रति इतनी रुचि है, तो निश्चित रूप से मुझे ये हुआ कि हम चित्र किस लिए बनाते हैं, माने ये चित्रण की परंपरा क्या है। और मैंने उसमें के कई प्रमुख कलाकारों से पूछा, और उन्होंने, कई लोगों ने तो बहुत ही मीठी झिड़कियाँ भी दी कि कलाकार होके तुम पूछ रहे हो कि किस लिए बनाते हैं चित्र। लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ।
तो मैं सन 73 में मुझे अखबार में आया था कि भोपाल के पास कुछ गुफाएं निकली हैं जिनमें पुराने चित्र हैं गुफाओं में। तो इसलिए मैं उसमें 2 साल मुझे अध्यापन किए हुए हो गए थे, तीसरा साल चल रहा था, मैं मानिला में था वहाँ इंटर कॉलेज में। तो मैंने बिना कुछ सोचे हुए मैंने त्यागपत्र दे दिया, जबकि उसमें मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। साल भर तक मैं वार्षिक उसमें भी था और मेरा कोई साधन नहीं था आमदनी का। लेकिन मैं सब छोड़ करके उसी वार्षिक के वर्ष में ही मैं पूना चले गया। और वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि भाई आप आ तो गए हैं लेकिन यहाँ कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरा सौभाग्य रहा कि जो पूना में गया, पूना ने बहुत बड़े बड़े रत्न दिए। अभी मैं विनीता जी को बता रहा था कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उन रत्नों में स्थान मिला जिसका मैं योग्य नहीं था। तो वहाँ वो एशिया का सबसे बड़ा पुरातत्व का केंद्र है और मुझे लगा कि यहाँ मेरी जिज्ञासा का अभी पता चलेगा कि मतलब जो मुझे जिज्ञासा थी कला क्यों आदमी ने कैसे शुरू की, इसका उत्तर हुआ। तो जो उसमें के निदेशक थे वो डॉक्टर सांकलिया थे, जो एशिया के सबसे बड़े पुराविद थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हालांकि वो रिटायर हो गए थे डायरेक्टर के, लेकिन वो गांधीवादी सज्जन पुरुष थे। तो उनसे परिचय कराया कि ये यहाँ से आया है अल्मोड़े से और ये गुफा कला में काम करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे देखा, वो भी धोती कुर्ते में थे, बिल्कुल सादा रहते थे। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, कैन यू ड्रॉ माई पोर्ट्रेट? मैंने कहा यस, देन कम टुमारो, इतना उन्होंने कहा। तो वो ऋषि दृष्टि से उन्होंने देखा कि भाई ये गुफा कला में काम कर रहा है, लेकिन इसके किस प्रकार का कलाकार है, इसकी जानकारी कैसे होगी। तो दूसरे दिन मैं उनके कला ऑफिस में ही गया और मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया तैल चित्र में। और उसके बाद उन्होंने मुझे 100 रुपया पुरस्कार दिया और 25 रुपया जो रंग का था वो भी दिया और मुझे एक कमरा हमारा दे दिया, जहाँ की मैं बारसी में था इसलिए अपने हाथ से खाना बनाता था। तो वहाँ फिर मैंने वो किया, लेकिन मेरे रास्ता आसान नहीं था क्योंकि पुरातत्व जो है वो आप जानते हैं विज्ञान है। थोड़ा सा मोटवाल जी हम जानना चाहेंगे कि पुरातत्व की जब बात आती है तो लोग एक ही चीज जानते हैं, वो पुरानी सी गुफाएं, पुरानी सी बिल्डिंगें, पुराना सा मकान। थोड़ा सा हम दर्शकों को आपसे चाहेंगे ये बताइए कि कला और पुरातत्व में, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि जो कलाकृतियां पुरानी बिल्डिंगों में है, पुराने मंदिरों में है, उसको पुरातत्व ने ले लिया। आखिर पुरातत्व है क्या? क्यों पुरातत्व को कला के साथ जोड़ा गया है? देखिए, पुरातत्व का सीधा सा अर्थ कि कोई भी चीज़ जो 100 साल से पुरानी है वो पुरातत्व की परिधि में आती है। भारत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 50 साल है। हमारे यहाँ कोई भी आपके घर में भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मूर्ति है या कोई घर में जेवर पड़ा हुआ है किसी प्रकार के है, एक हिसाब से उसका जो है आपका स्वामित्व तो आपके पास तो रहता है, लेकिन वो राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, उसको आप देश से बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो पुरातत्व का सीधा सा अर्थ है कोई भी चीज़, प्राचीन चीज़ की संरक्षण करना जो 100 साल से पुरानी है। अब पुरातत्व के 2 भाग हैं, एक तो है कि प्रीहिस्टोरिक आर्कोलॉजी, दूसरा हिस्टोरिक आर्कोलॉजी। आप अधिकतर सुनते हैं कि जैसे ताजमहल में पुरातत्व वालों ने कहा या जगन्नाथ मंदिर में पुरातत्व वाले आजकल काम कर रहे हैं या ये जो काशी में पुरातत्व वाले काम कर रहे हैं। तो ये सारा हिस्टोरिक आर्कोलॉजी है जिसमें कि हमारे ये बड़े बड़े मंदिर और हमारे पुरानी महल और ये सारे राज दरबारों की चीज़ें और जो हमारी पिछले यहाँ मोटे रूप से पिछले 2500 साल की जो चीज़ें हैं वो हमारे हिस्टोरिक आर्कोलॉजी में आती हैं। और 2500 से पुराना जो चीज़ है जिसको हम पाषाण काल कहते हैं वो सब प्रागैतिहासिक पुरातत्व में आता है। तो यहाँ गुफाओं की जब खोज हुई, उनमें चित्र मिले पुराने, तो उनमें वो सब प्रीहिस्टोरिक थे। और उसके लिए आपको पुरातत्व का जो प्रागैतिहास है उसकी अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए कि आदमी कब पैदा हुआ, किस प्रकार से उसने संस्कृति के विकसित किया और कैसे उसकी डेटिंग होती है और किस प्रकार से उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। तो ये मैं प्रागैतिहासिक पुरातत्व में मैंने फिर PhD किया 5 साल में। तो ये जो आज पुरातत्व मैंने साधारणतः लिया था कि जागेश्वर मंदिर या कहीं और जगह मंदिर, ये जो है वो ऐतिहासिक पुरातत्व है जिसमें हमारे यहाँ के मंदिर और ये सारी चीज़ें आती हैं जिनकी की संरक्षण किए। माने 100 साल भी कोई पुरानी चीज़ है वो सारी चाहे आपके पास पुस्तक हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि फर्नीचर भी है, अगर 100 साल पुराना है तो आप उसको देश से बाहर नहीं ले जा सकते। अच्छा मटवाल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई ऐसे सम्मान हैं जिनसे आपको नवाजा गया है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्योंकि आप उस समय भी आपको मिले हैं सम्मान जब लोग जानते ही नहीं थे कि सम्मान क्या होता है, तो थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, सम्मान तो मेहनत जो आप करते हैं उसका एक प्रमाण पत्र है
कि आपने ये मेहनत की है इसलिए हम आपको देते हैं। इसलिए सम्मान मुझे, मैंने बताया कि मैं जब तीसरे साल का विद्यार्थी था, मुझे गोल्ड मेडल मिला था, पहला पुरस्कार बनारस से। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही उस स्थिति में भी था नहीं, और मैं दूसरा कलाकार बन रहा था, तृतीय साल का था। और उसके बाद फिर मुझे इतने सम्मान मिले हैं, अगर कभी आप आएंगे भीमताल में भी तो एक पूरा कमरा जो है वो मेडल से भरा है, और कई बक्से जो हैं शॉलों से भरे हैं, सैकड़ों शॉल हैं। तो ये पुरस्कार मिले हैं, और उसमें पुरस्कार भी अलग अलग इस तरह के रहे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पद्मश्री की जब घोषणा हुई तो उसमें कलाम साहब का आखिरी कार्यकाल था 2006 में, और मुझे पुरस्कार से ज़्यादा मुझे कलाम साहब से मिलने की थी। मैंने कहा कि एक ऐसे संत के पास में उसके हाथ से मैं लूँगा, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। उनके साथ बातें भी हुई, और उसके बाद चाय भी उन्होंने पिलाई। वो तो मेरे लिए पद्मश्री पुरस्कार से ज़्यादा डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्ति का सानिध्य पाना, ये मेरा पहले उपलब्धि रही। फिर उसके बाद मुझे कई सारे पुरस्कार मिले, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मुझे रॉक आर्ट का इटली से वो ऑनरेरी डिप्लोमा मिला मुझे रॉक आर्ट में। और फिर 2012 में मुझे ये हिंदू रत्न मिला इंदौर में। और उसके बाद से फिर मुझे उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय उसमें सम्मानित 2012 में सम्मानित किया था। कई सारे पुरस्कार मिले। पिछले साल ही शिल्प रत्न मिला, जो कि शिल्प रत्न सिर्फ शिल्पियों को मिलता है। तो लेकिन जब यहाँ के उनको पता चले कि ये तो मूर्ति बनाने में इतनी दक्ष है, उसमें वो अमर उजाला में एक लेख आया था कि मूर्ति कला में भी निपुण हैं डॉक्टर मटवाल करके। तो वो चंद्रेश पांडे ने नैनीताल से दिया था समाचार। तो उसमें मूर्ति बनाते हुए मेरी श्रीमती जब खत्म हुई तो मैं उनकी मूर्ति बना रहा था उसके बाद, मरने के बाद। तो वो मूर्ति बनाते हुए वो आ पड़े अचानक। तो उन्होंने फिर देखा तो वो तब मुझे शिल्प रत्न भी मिला, जिसमें 1 लाख रुपया उन्होंने दिया। वो मेरा अभी का लेटेस्ट पुरस्कार है। अच्छा मटवाल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये तो हुई कि भारत की बात, हमारे देश में रह करके। वो हम जानना चाहेंगे कि भारत से बाहर कौन कौन से ऐसे देश रहे हैं जहां आप गए और आपने कई सारी प्रतिभाओं को वहां देखा, और कई बार आपने कई प्रोग्रामों में शिरकत करी होगी, थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, एक तो यह कि मुझे आज तक कभी भी भारत सरकार या प्रांतीय सरकार या किसी राज्य सरकार ने मुझे कभी कोई मदद नहीं करी बाहर जाने में। सन 86 में मुझे स्वयं ही प्रथम विश्व सम्मेलन में लंदन के लिए आमंत्रण मिला। उसका कारण ये था कि मैं पुरातत्व में एकमात्र ऐसा विद्यार्थी था जिसने गुफा कला में बैठ के मैंने 400 गुफाओं में काम किया, और जान को जोखिम में डाल के। क्योंकि गुफा कला में फोटोग्राफी तो आसान है, लेकिन वहाँ बैठ के एक गुफा में कई महीने, और जंगली जानवरों के पीछे, और डाकुओं के इलाके में। यहाँ तो मिर्ज़ापुर में आप जानते हैं कि नक्सलवादी वहाँ मुझे मिले, और मध्य प्रदेश में कितनी बार डाकुओं से सामना हुआ, और जंगली जानवर तो हैं ही, वो तो उनका एरिया ही था। तो ऐसे में मैं निहत्था होकर के, वो भी 200 रुपये की स्कॉलरशिप में मैंने काम किया। तो मुझे वहाँ जब मैं काम कर रहा था मध्य प्रदेश में, आज वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है भीमबेटका, भोपाल के पास, मेरे PhD उसी पर है। तो उससे 2003 में भीमबेटका को हेरिटेज साइट में मिल गया, क्योंकि एकमात्र भारत की गुफा थी। भारत में 700 गुफा केंद्र हैं, उनमें से एकमात्र भीमबेटका ऐसी थी जिसका इतना 12 साल तक जिस काम किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी रिकॉर्डिंग उन्होंने किसी ने देखी होगी, मुझे पता नहीं था। तो जब पहला विश्व सम्मेलन हुआ 1986 में लंदन में, और मैं सब छोड़ के भीमताल आ गया था, क्योंकि मैं ये राजनीति वो हो गया था और बड़ा उसमें उदास था। तो भीमताल में मैंने कहा मैं अपना एक कुटिया बनाऊंगा और यहीं अपना जो कुछ संग्रह करूंगा वो करूंगा। मुझे ये पता नहीं था कि इतना बड़ा संग्रहालय में बना पाऊंगा, क्योंकि कोई साधन नहीं थे। तो उसके 3 साल के अंदर में जब मैंने सारे पत्राचार भी बंद कर दिए थे, तो अचानक मुझे इंग्लैंड से निमंत्रण आया कि वी हैव अरेंज योर एवरीथिंग, यू हैव टू कम। और ये कहा कि अपनी आप पेंटिंग की रिकॉर्डिंग लाइएगा। तो वो ऐसा हुआ कि मुझे पहली बार सन 86 में गया। मैं बिल्कुल देहाती आदमी, धोती कुर्ता वाला आदमी, और कई बड़े मजाकिया वो भी हो, क्योंकि पहली बार जब आप बाहर जाते हैं आपको कई बार ऐसे मूर्खता वाले आप साबित होते हैं उस समाज में। लेकिन उसने मुझे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी। मेरी जो वहाँ प्रदर्शनी लगी साउथहैम्पटन में, वहीं से मुझे एक अमेरिकन महिला ने कहा कि मैं आपका पूरा खर्चा दूंगी, आप फ्रांस चलिए, 15 दिन में आपको फ्रांस दिखाती हूँ, आपकी वहाँ प्रागैतिक गुफा देखिए आप, जिनमें आदि मानव ने चित्र बनाए। वो बेचारी
दिन तक मुझे सारा फ्रांस घुमाती रही और मैंने सारे फ्रांस की गुफाएं देखी। और उसके बाद से फिर मेरी हर साल के लिए बुकिंग होने लग गई। तो बुकिंग के पीछे आपको बताएं कि एक कारण ये भी था कि उनको पता था कि इसको सरकार कोई मदद कर नहीं रही है और अपने आप ये आ नहीं सकता। तो हमने एक कार्य नीति बनाई। उन्होंने कहा जिस प्रकार से आपने अपने लिए इसमें काम किया है, 1 महीना आप हमारे लिए काम करेंगे और हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे। तो इस प्रकार से मेरा मैं उसके बाद इंग्लैंड के बाद मेरा फ्रांस में हो गया, फ्रांस के बाद फिर मेरा पुर्तगाल में हो गया, पुर्तगाल के बाद में फिर मेरा अमेरिका में हो गया, अमेरिका के बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, पहली बार गया, दोबारा गया और मेरे रास्ते फिर खुलते गए। उनको ये लगा कि ये आदमी कोई घाटे का सौदा नहीं है इसको बुलाने में, क्योंकि होता क्या है कि विदेशी लोग बहुत कदर करते हैं। तो मैं प्रदर्शनी लगाता था अपने यहाँ के भारतीय चित्रों की, कुछ उनकी कॉपी बना के ले जाता था, क्योंकि ओरिजिनल में कभी नहीं ले गए। तो कॉपी बना के ले जाता था प्रदर्शनी में और आते समय मैं उनको डोनेट कर देता था और उनके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। एक पेंटिंग को लाखों कीमत समझते थे। अब किसी को 30 पेंटिंग मिल जाएंगी, 35 पेंटिंग मिल जाएगी, तो उनका भी आकर्षण होता है कि मठपाल को बुलाओ और उससे हमें पेंटिंग भी मिल जाएंगी और वो अपना प्रेजेंटेशन भी देगा यहाँ। मठपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारी आपसे बातचीत हुई थी पद्मश्री को लेकर के, तो पद्मश्री के मिलने के बाद क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरीके से सरकार देती है, इसको थोड़ा बताएंगे। देखिए, पद्मश्री से कोई उसमें न तो आर्थिक किसी प्रकार का वो होता है। इतना है कि पद्मश्री एक देश से बाहर भी जिनको पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये माना जाता है कि ये नागरिक पुरस्कार हैं, सरकार ने इनकी योग्यता को प्रमाणित किया है। बस ये है। उसमें कहीं भारत रत्न में तो आपको हवाई जहाज़ की यात्रा और ये सब फ्री है जिनको भारत रत्न मिलता है, लेकिन उसके जो नीचे हैं उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि अभी भी बस में या कहीं पर भी ऐसी सुविधा नहीं है जो कुछ भी मतलब वृद्धावस्था के जो मिलते होंगे वो, तो वो फ़ायदा नहीं है। लेकिन पद्मश्री का अपने आप में देखिए, हम कभी न तो अशोक होटल में टिक सकते थे, न कभी कलाम साहब जैसे व्यक्ति से मिल सकते थे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमको ये रही कि हम राष्ट्रपति भवन में गए और हमने एक ऐसे, और जबकि मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति में भी सबसे गरिमामय राष्ट्रपति जो थे कलाम साहब थे, उनके हाथ से जो पद्मश्री लेना और उनसे पूछना कहे कि मुबारक हो आपको पद्मश्री, और चाय पिलाई, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। अच्छा, अब एक चीज़ लास्ट आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि कला की को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये कला एक भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें कला की जरूरत न पड़ती हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे गणित हो, और विज्ञान में हर जगह कला की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि सारे जगह डायग्राम और सारे जगह, लेकिन उसके बाद भी कला के प्रति हमारे यहाँ बड़ा सौतेला व्यवहार है। जैसे आपके अगर कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है तो आपको सुझाव देंगे कि साहब इसको या तो डॉक्टर बनाइए या इंजीनियर बनाइए। तो पहली चॉइस हमारी होती है कि इनको इस प्रकार बनाइए। अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो कहते चलो ठीक है, आर्ट साइड दे दो, अपना गुजारा कर लेगा किसी प्रकार से। तो फिर उसमें से फिर वो अगर वो कर सकता है तो कला विद्यालय में जाएगा, नहीं तो अपना कुछ न कुछ करके हो। तो हमारे यहाँ कलाकार की वो सम्मान नहीं है जो सम्मान पहले होना चाहिए था। आपको पता है कि जब राजसूय में भी श्री रामचंद्र जी ने एक शिल्पी को बुलाया था तो मोहमा का पुरस्कार दिया था। पहले राजाओं के समय में कलाकार लोगों को स्वर्ण सफिया और मिल जाती थी, एक बार में ही हो जाता है। लेकिन आज तो इतने राजा हो गए हैं, है नहीं, 550 तो केंद्रीय राजा हो गए, उसके बाद हर राज्य में इतने हैं। लेकिन उनकी जो बांटने की नीति होती है वो भी ये देखते हैं कि भाई इसमें से कोई फ़ायदा है या नहीं है। इसलिए राजा तो बहुत हो गए हैं और अभी इनकी निधियाँ भी बहुत हो गई हैं, लेकिन उस निधियों का कला के प्रति कितना वो हो रहा है मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इतने 40 साल में हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और इसके बाद भी राज्य बने हुए हमारे इतना होगा, सारे मुख्यमंत्री आ चुके हैं वहाँ। पहले मोतीलाल बोरा जी आए थे राज्यपाल, उसके बाद तिवारी जी से लेकर के लगभग सभी लोग आए, सिर्फ खंडूरी जी को छोड़ के। और सब ये उसके बाद भी सोचते हैं कि भाई ये संग्रहालय एक ऐसी चीज़ है जिसको मदद की जाए और चीज़ों में मदद। तो संग्रहालय कहाँ आपने बनाया है और किस तरह लोग अगर पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, संग्रहालय में अभी तक वो टूरिस्ट नक्शे में नहीं आया, इसलिए आप ये प्रश्न
पूछ रहे हैं। हमारे एकमात्र मांग थी कि पहले उसको टूरिस्ट मैप में तो रखिए, क्योंकि ये शिकायत आप ही की नहीं, सबकी शिकायत है। बहुत से लोग, मैं करीब 30 मेरे पास विद्यार्थी आए हैं रिसर्च वाले, जो भटकते रहते हैं, भीमताल पूरा घूम के आते हैं, तब पता चलता है कि संग्रहालय तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो नाम उसका भीमताल जरूर है, वैसे वो म्हारा गाँव के सीमा में है, पेट्रोल पंप के पास है। आप जब यहाँ से भवानी नैनीताल रोड में, भीमताल रोड में जाएंगे, वहाँ सन 83 में मैं आया था। एकदम एकांत जगह में थी और पूरा उजाड़ जगह थी। वहाँ मैंने अपनी मेहनत से स्थापित किया, और मैंने और मेरी श्रीमती जी ने सारी कुरी काट करके उसको सब रहने लायक बनाया। और आज अभी भी उसमें मुकदमे बहुत चल रहे हैं, क्योंकि अब ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। उसमें तो 250 रुपया नाली थी, आज 30, और यहाँ तो कैंची में तो 1 करोड़ रुपया नाली हो गया है। इसलिए आज बड़ी समस्याएं हो रही है। ये नहीं कि निरापद है, लेकिन संग्रहालय हम जितना कर सकते थे, मेरा और मेरा जो बड़ा बेटा है, उसने जो भी हमारा बचत हुई, जैसे भी हमने पहले संग्रहालय की बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है देने के लिए। और हम एक ही मांग करें कि भाई कम से कम कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाए, आप यहाँ स्टाफ दे दीजिए हमें, 8-10 लोग तो यहाँ हो सकता है। तो संग्रहालय आज भी वन मैन म्यूजियम है। इस संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता जो आपको बताएंगे ये है कि इस संग्रहालय अकेले का काम नहीं होता है। संग्रहालय में किसी का विचार चलता है, कोई मूर्तिकार होता है, कोई शिल्पी होता है, कोई चित्रकार होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई म्यूजियोलॉजिस्ट होता है। यहाँ मैं अकेले काम करता हूँ, झाड़ू लगाने से लेकर के गाइड तक। इसलिए ये वन मैन म्यूजियम है। जितनी भी चीज़ें वहाँ रचना है सब मेरे हाथ की हैं, चाहे मूर्तियाँ हैं, चाहे 3 डायमेंशनल मॉडल हैं, डायरोमा हैं, चित्र हैं, और यहाँ तक कि किस प्रकार से उसका इंजीनियरिंग मतलब कैसे उसका नक्शा बने, ये भी सब मेरा है। तो वो बड़ा संतोष है कि एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जिसको आप वन मैन म्यूजियम कह सकते हैं, बिना किसी सरकारी सहायता के। अच्छी चीजें सुनने के लिए अच्छे लोगों से मिलना पड़ता है, और अच्छे लोगों से मिलने के लिए अच्छी जगह का ढूंढना पड़ता है। तो अच्छी जगह मठपाल जी ने ढूंढी। नैनीताल लोग आते हैं, टूरिस्ट आता है, और कुमाऊं में जब चढ़ता है तो पहले नैनीताल का नाम लेता है, और उस नैनीताल पहुंचने से पहले जगह पड़ती है मेहरा गांव, जहां है ये संग्रहालय। पद्मश्री मठपाल जी ने वहां स्थापित करी है। तो आशा करते हैं आप भी आएंगे और आप भी देखेंगे उस संग्रहालय के बारे में। बड़ा अच्छा लगा आज मठपाल जी से मिलकर के। आशा करते हैं फिर मुलाकात होगी। मठपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।